नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहत इस मामले में मिली है कि उनके खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा था झारखंड में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। उस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा गया था कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए। मानहानि इसमें हो रही है अमित शाह की अगर हो रही है, लेकिन मुकदमा कोई और दायर कर रहा है इसी मामले में। और यही तर्क दिया कि उनके राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल वहां मुकदमा चलाने में उनको अभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यानी वहां झारखंड हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में इस पर आगे कार्रवाई नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल वहां पर रोक लगा दी है, तो ये बड़ी राहत है। और इसमें जो मजबूत तर्क दिया गया है वो ये है कि मानहानि किसी और के बारे में कहा जा रहा है कि मानहानि किसी और की हो रही है, मुकदमा कोई और दायर कर रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन महत्वपूर्ण खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है, जहां सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हुए हमले को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। वहां जिस तरह से अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं और वहां उसका कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां अपराध के कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं, उसको लेकर सीधे तौर पर संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। क्यों मांगा है इस्तीफा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक गंभीर खबर यह भी आ रही है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के नियुक्ति के मामलों में किस तरह से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। और ये शिकायतें कैसे आ रही हैं कि जब ये मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में पहुंच रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। 100 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, ऐसी खबरें आई हैं। पारदर्शी सरकार होने का दावा किया जा रहा है। डिमोनिटाइजेशन के बाद नगद के हस्तांतरण को लेकर, नगदी के कैश के दुरुपयोग को लेकर तमाम बातें हुई, दावे किए गए, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन सारे मामलों पर आज के इस ब्रेकिंग न्यूज़ कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है मानहानि के इस मामले में। अमलेंदु जी, क्या है पूरी खबर? और ये जो अभिषेक मनु सिंघवी का जो लॉजिक था, तर्क था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया है कि मानहानि किसी और की हो रही है और मुकदमा कोई और दायर कर रहा है। हाँ समीर जी, ये असल में मामला जो है वहाँ की जो झारखंड की एक कोर्ट है उसमें ये मामला चल रहा था। और एक नवीन झा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो था ये मुकदमा दायर किया था राहुल गांधी के ऊपर। और ये था कि राहुल गांधी ने 2019 में एक लोकसभा चुनाव के दौरान जो था वो अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसको लेकर कि मानहानि का मुकदमा दायर किया था। ये मामला वहाँ चल रहा था सुप्रीम लोअर कोर्ट में। उसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाई कोर्ट गए थे। झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि चूंकि जो नवीन झा हैं वो भाजपा कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो दफा 500 का मुकदमा दायर कर सकते हैं, यानी आपराधिक मानहानि का कर सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से उपस्थित हुए और शिकायतकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी उपस्थित हुए। और जस्टिस विक्रमनाथ और संजीव मेहता की पीठ जो है उसने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। और उसमें साफ मतलब जो तर्क दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से वो ये कहा गया कि कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। और उनका तर्क था कि शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दर्ज नहीं कराई जा सकती। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया चल रही थी वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे की, उस पर रोक लगा दी है। आगे अभी कार्रवाई नहीं होगी और इस पर नोटिस इशू कर दिया है झारखंड सरकार को और शिकायतकर्ता को भी कि उन्होंने क्यों इस पर शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं होगी, यानी झारखंड में लोअर कोर्ट में भी और झारखंड हाई कोर्ट में भी। झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया था और तब उनको आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस तरह से इस कार्रवाई को इस पर रोक लगाई गई है, आगे की कार्रवाई नहीं होगी। तो बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को। लेकिन अमलेंदु जी, राहुल गांधी के खिलाफ अब एक और केस दर्ज हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ
इसी तरह के एक मानहानि के मुकदमे में आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भी दर्ज हुआ था और आखिरकार सजा भी उनको हुई और उनकी सदस्यता भी लोकसभा की चली गई। हालांकि लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी दोबारा जब अभी लोकसभा चुनाव हुए तो किस तरह से 2 सीटों से जीत कर आए, लेकिन लगातार उन पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और ताज़ा तरीन मामला यह है कि अब असम में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या उसके बारे में जानकारी है अमलेंदु जी? हाँ, गुवाहाटी में राहुल गांधी के खिलाफ जो है, जो उन्होंने जब इसका उद्घाटन किया था इंदिरा भवन का कांग्रेस का दिल्ली में, उसके दौरान जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें जो उन्होंने कहा था कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं, उसको लेकर जो है वो एक दायर किया गया है और उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं आई हैं। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं असम कांग्रेस के, उनकी प्रतिक्रिया आई है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। तो ये एफआईआर वहाँ दर्ज कराई गई है। तो यानी एक तरह से कहा जाए राहुल गांधी को जो लगातार मुकदमों में फांसने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। समीर जी जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी के खिलाफ लगातार किसी न किसी मामले में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किस तरह से, यानी उन्होंने कोई बात कही है दिल्ली में और मुकदमा दर्ज हो रहा है असम में। सुनते हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी इस मामले में क्या कह रहे हैं। जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है असम में, उसको लेकर क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने। कांग्रेस के लीडर्स जो ये टिप्पणी दे रहे हैं, ना उनको हिस्ट्री का ज्ञात है और ना उससे कोई लेना देना। मुझे लगता है भाजपा इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है और राहुल गांधी खास तौर से कि हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेंगे। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं तो खुद वहां मौजूद था। उन्होंने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान की भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पालन नहीं हो रहा है, उसकी ओर उंगली उठाई। वो उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। एक नेता विरोधी दल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर संविधान, तो उन्होंने जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के जिस तरह दुरुपयोग हो रहा था उसके खिलाफ, भारत के संविधान को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह तोड़ा जा रहा है, एक बहादुर निडर आदमी उठा। और फिर भाजपा, जहां उनकी राज्य सरकार होती है, वो इतना राहुल गांधी से डरते हैं, घबराते हैं कि मुकदमे उन पर कर देते हैं। हमने देखा था सदस्यता समाप्त करने के लिए वो बात की गई थी, पर यहां तो कुछ संविधान का उल्लंघन हुआ ही नहीं। तो प्रमोद तिवारी भी उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह उनके खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं और सदस्यता लेने तक की साजिशें की जा रही हैं। उनकी सदस्यता जा भी चुकी है और अब इस मामले में जिस पर उन्होंने संवैधानिक बातें की, संविधान की संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उसकी बात की और उनके खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया गया है असम में। असम में ये केस दर्ज किया गया है और असम कांग्रेस के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने क्या कहा है उसको सुनते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि ये जितनी भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो केस दर्ज किए जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, वो जानबूझकर किया जा रहा है, एक षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी की सदस्यता को छीना जा सके। इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। सुनते हैं भूपेन कुमार बोरा को, जो असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 15 जनवरी दिल्ली में हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्य कार्यालय इंदिरा भवन का इनागुरेशन सेरेमनी में राहुल जी ने जो भाषण दिया था, इसको लेकर गुवाहाटी पान बाजार थाना में जो केस असम पुलिस ने रजिस्टर किया है, इससे ये पूरा साबित होता है कि पुलिस बीजेपी का हथियार बन चुका है। मैंने खुद हिमंत बिश्व शर्मा जी ने जो कम्युनल बात असेंबली का अंदर बोला था, जनसभा में बोला था, 3 केस हम लोग ने दिया, आज तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ। लेकिन गांधी जी जो 70 मिनट्स का भाषण था राहुल जी का, विदिन 70 मिनट्स 9 टाइम्स राहुल जी स्पोक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राहुल जी स्पोक अबाउट लॉर्ड कृष्ण, महादेव शिव, गुरु नानक, बुद्धदेव,
कबीर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तो उन लोग का बारे में राहुल जी ने जो भाषण में बताया वो क्या असंवैधानिक है, बेआईनी है? और राहुल जी क्या बोला था जब मोहन भागवत जो बयान दिया था जब देश का इंडिपेंडेंस, राम मंदिर जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन से इंडिपेंडेंस मिला है। तो गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू का नेतृत्व में, अबुल कलाम आजाद का नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, जिसमें हजारों कांग्रेस लोगों ने अपना जिंदगी को कुर्बानी किया, वो त्याग को आरएसएस भूल गया। देश का जो संविधान है वो संविधान को उन लोग इग्नोर करता है। इसीलिए राहुल जी ने बोला कि हम लोग देश का जो संविधान प्रदत्त अनुष्ठान है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है, सीबीआई, ईडी, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, इसका खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ा है। क्योंकि सीबीआई, ईडी कोई रूलिंग पार्टी का लीडर्स को नहीं देखता है, सीबीआई न्यूट्रल है। तो हिमंत बिश्व शर्मा का खिलाफ जो सारोदा लुइस बाजार का केस था वो क्यों नहीं चल रहा है? पुलिस न्यूट्रल है तो हमारा केस क्यों रजिस्टर नहीं किया? असम में सीआईडी, जिस सीआईडी ने काफी कांग्रेस लीडर का खिलाफ केस दर्ज किया था, रजिस्टर किया था, जब वो लोग बीजेपी में शामिल हुआ, कांग्रेस एक्स कांग्रेसमैन जो अभी बीजेपी में है, तो केस ऑटोमेटिक बंद हो गया। यही बात राहुल जी ने बोला था, जे सीबीआई, ईडी, पुलिस, सीआईडी, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये बीजेपी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र कुमार बोरा, कह रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने जो कहा वो सही बातें कही कि एक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम उसके उदाहरण गिना रहे हैं। लेकिन ये बात कहने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी चूंकि सरकार के खिलाफ मुखर होकर बात करते हैं और कॉरपोरेट के साथ किस तरह से नेक्सस चल रहा है सरकार का, उसकी बात वो खुलकर बोलते हैं, इसलिए जानबूझकर उन्हें तमाम मामलों में फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि उनकी सदस्यता ली जा सके। और सदस्यता एक बार ली भी जा चुकी है। अब ताजा तरीन मामला असम में उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। लेकिन मामले जब कोर्ट में पहुंच रहे हैं तो वहां से राहुल गांधी को राहत मिल रही है। चाहे वो गुजरात का मामला जिसमें उनकी सदस्यता गई थी, वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वहां भी उनको राहत मिली। और अब जब मानहानि का एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर जो मामला दर्ज कराया गया था उसमें भी उनको बड़ी राहत मिली है। तो ये मामले ऐसे हैं जो षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को किसी भी तरह से खारिज किया जा सके। चूंकि जीत कर आए हैं उससे उनको नहीं रोका जा सकता था, लेकिन अब उनकी सदस्यता को ही रद्द करने की कोशिश की जाए कोर्ट के जरिए, पर वो चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। शुरुआत उसकी कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते वो चीजें, वो षड्यंत्र खारिज होते जा रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो मामला है इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है राहुल गांधी को और उस पर आगे कार्रवाई करने से रोक दिया है हाई कोर्ट को भी और लोअर कोर्ट को भी, वो उनकी एक तरह से बड़ी जीत तो है ही। दूसरी ओर ये भी है कि किस तरह से जानबूझकर केस दर्ज किए जा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र कुमार बोरा या फिर प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये देखने में आ रहा है और राहुल गांधी कह चुके हैं तो मुझ पर 1 नहीं 20 नहीं 100 मुकदमे लगा दो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये मुकदमों से डराने की कोशिश जो की जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। इस तरीके का कांग्रेस आरोप लगाती भी रही है। लेकिन ये मामला जो है समीर जी ये बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन झा हैं रांची में, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि 18 मार्च 2018 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्लेनरी सेशन था उसमें राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ भाषण दिया और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया। रांची के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवीन झा की शिकायत को खारिज कर दिया। इस के खिलाफ वो न्यायिक आयुक्त रांची के समक्ष उन्होंने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की।
न्यायिक आयुक्त रांची ने शिकायत को खारिज करने के आदेश को खारिज कर दिया और सबूतों का फिर से मूल्यांकन करने के निर्देश के साथ मामले को मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया। अब मजिस्ट्रेट ने आपराधिक पुनरीक्षण में दिए गए निर्देश के आधार पर 28/11/2018 को एक नया आदेश पारित किया और पाया कि राहुल गांधी के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उनकी उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी की। राहुल गांधी ने न्यायिक आयुक्त के आदेश और उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि झा के पास मामला दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है और धारा 199 सीआरपीसी के तहत प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने जब पहुंचा मामला तो हाईकोर्ट ने कहा कि विपक्षी संख्या 2 मेरे विचार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत उपरोक्त शिकायत मामला दर्ज करने का अधिकार है। और इसमें कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता श्री राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत मामला बनता है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को झूठा और सत्ता के नशे में चूर बताया है। गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को झूठा और सत्ता के नशे में चूर बताया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रथम दृष्टया यह बयान बताता है कि श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और झूठों से बना है। इसका अर्थ यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों को अपना नेता स्वीकार करेंगे। यह आरोप प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रकृति का है। तो धारा 398 सीआरपीसी पर विस्तार से उच्च न्यायालय ने बताया कि धारा 397 सीआरपीसी अन्यथा के तहत किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को शिकायत करने की आगे की जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं, जिसे धारा 203 सीआरपीसी के तहत खारिज कर दिया गया था। और इस प्रकार जो था वो उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाई और धारा 500 आईपीसी के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया और इसके बाद आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट की इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके अधिवक्ता जो थे अभिषेक मनु सिंह भी जो उपस्थित हुए, उन्होंने था ये कहा कि मतलब जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता जस्टिस इनकी जो पीठ थी उन्होंने इसकी सुनवाई की और वहाँ तर्क ये दिया गया डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि कई ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। और अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था कि शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दर्ज नहीं कराई जा सकती और शिकायतकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी इसमें प्रस्तुत हुए। तो इसके खिलाफ जो है मतलब इस पे प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उनके खिलाफ चल रहा है मानहानि का मुकदमा उसमें आगे प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी और सरकार को इसमें उन्होंने नोटिस इशू कर दिया सरकार का जवाब पाने के लिए। ये है और शिकायतकर्ता को भी। और जाहिर सी बात है कि ये मजबूत तर्क है कि मानहानि जो कि उसका डिफेमेशन है, तो मानहानि का दावा कोई व्यक्ति खुद ही कर सकता है कि हमारा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, उसकी अवमानना हुई है। लेकिन किसी के एक व्यक्ति के लिए दूसरा कोई व्यक्ति अगर कहे कि उनकी मानहानि हुई है तो ये अपने आप में बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। हालांकि पार्टी के नेता, बड़े नेता हैं अमित शाह और उनके लिए कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहा हो, लेकिन कहीं भी इसमें अमित शाह की कोई कंसेंट नहीं दिखाई पड़ी कि वो भी इस मामले में जुड़े हों या उनकी कोई कंसेंट दिखाई पड़ी है पूरे केस में। अमलेंदु जी, नहीं, कोई कंसेंट दिखाई नहीं पड़ी और जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह की मानहानि हुई है तो अमित शाह को खुद जाना चाहिए और नहीं भी खुद गए हैं तो इस मामले से जो खुद को जोड़े कि हाँ ये बात सही कही। हाँ, बिल्कुल इससे जोड़ना। असल में है क्या समीर जी कि अगर इसमें जाते हैं अमित शाह खुद जाते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे की निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने कहा था उस समय क्या परिस्थितियां थी, किसको कहा गया था, आरोपी ही तो कहा था, तो बहुत सारी चीजें हैं तो और थे उसमें उस समय आरोपी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन चूंकि एक कानूनी प्रक्रिया तो उसमें फंसाया जा सके राहुल गांधी को, इसलिए ये याचिकाएं दायर की जा रही हैं कई जगहों पर। बरेली में भी एक याचिका दायर कर दी गई है और एक अब ये गुवाहाटी का सामने आ गया कि वहां राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत और बड़ी जीत राहुल गांधी कही जा सकती है कि उस प्रोसीडिंग्स पर रांची में जो है वो रोक लग गई है और आगे जो है अब वो जब तक सरकार का उस पर नहीं आता है तब तक कोई उस पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो एक बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जो गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि से जुड़ा हुआ मामला था और उसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में आगे की किसी भी तरह की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है और झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका जवाब आएगा उसके बाद अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और फिर तय होगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बड़ी राहत है ये राहुल गांधी के लिए। लेकिन राहत की बात एक मामले में है और ये मामला 2019 का है
अब वो राहुल गांधी के खिलाफ कुछ और जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। लगातार उनके खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि उनको किसी भी तरह से उनको दोषी साबित किया जाए किसी भी मामले में और उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको खत्म किया जाए। इस तरह की साजिश एक बार फिर की जा रही है क्योंकि पिछली लोकसभा में उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसको भी बहाल कर दिया था और बाद में फिर उनकी सदस्यता को बहाल करना पड़ा, लेकिन जिस तत्परता के साथ कोर्ट का डिसीजन आता है और तुरंत उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, उससे ये बातें साफ साबित हो रही थी कि जैसे इंतजार किया जा रहा हो कि वहां पर डिसीजन आए और तुरंत उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। हाँ, देखिए समीर, जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स की चीज़ें सब सामने आ रही हैं कि बहुत से जज साहिबान जो है वो बाकायदा मोदी जी के प्रशस्ति गीत गा रहे हैं, कोई योगी जी का प्रशस्ति गीत गा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज खड़े होकर जो है वो, हालांकि वो रिटायर हो गए, जिन महोदय की बात कर रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, विश्व में नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ सब सामने आने लगती है तो फिर एक जो है वो खड़ा होने लगता है, संदेह की स्थिति होने लगती है। तो ऐसे समय अब ठीक है, लंबी प्रक्रिया चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक एक मानसिक तनाव जो है वो देने की जो कोशिश होती है। लेकिन राहुल गांधी सबसे परे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 100 मुकदमे कर दो, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो गुवाहाटी में मुकदमा दर्ज कराया गया है, अरे भाई भाषण दिया है जब राहुल गांधी ने दिल्ली में, तो दिल्ली में मुकदमा दर्ज होगा कि गुवाहाटी में दर्ज हो जाएगा? तो अब बहुत सारी इस पर चीज़ें उठेंगी। लेकिन जो भूपेंद्र कुमार बोरा जो वहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, समीर जी, उन्होंने जो साफ तौर पे कहा और उनका कहना जो है वो ये है कि भाई उन्होंने 3 शिकायतें जो है हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ दी कि उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। और वो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के पीछे नहीं जाती, उन्हें तटस्थ रहना चाहिए। शारदा चिटफंड मामले में, घोटाले में हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच क्यों नहीं की जा रही है, ये भूपेंद्र कुमार बोरा का सवाल है समीर जी। जी बिल्कुल, ये लगातार ये सवाल खैर पहले भी उठ रहे हैं कि किस तरह से जो जांच एजेंसियां हैं वो उनका दुरुपयोग कर रही है सरकार, और वो सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं काम करती हैं, केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ काम करती हैं। और यहाँ तक कि उनके खिलाफ काम करती हैं जो सत्तारूढ़ अगर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है और वो सत्ता पक्ष के साथ आ जाते हैं तो कार्रवाई बंद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आरोप फिर लगेंगे ही कि किस तरह से ये एक जानबूझकर और सरकार के साथ मिलकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां ही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी आरोप लग रहे हैं। और यही बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के समय, जो इंदिरा भवन का भी पिछले दिनों उद्घाटन हुआ है, उसमें यह बात उन्होंने कही थी कि जांच एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इस सरकार में, और उसके खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर अब केस दर्ज कराया जा रहा है। तो यह एक षड्यंत्र, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि तमाम मुद्दों पर किसी भी तरह से राहुल गांधी को के ऊपर केस दर्ज कराया जाए, उनको सजा दिलाई जाए और उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। तो लेकिन जिस तरह से एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से आज मिली है राहुल गांधी को, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक इसके लिए भी कि जो बार बार लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में ये चीज़ें मामले जाते हैं, उनको भी एक सीख लेने की ज़रूरत इससे लग रहा है कि पड़ रही है कि कैसे मामले दर्ज किए जाएं। कोई भी केस उस पर बिना कुछ सोचे समझे केस दर्ज कर लिया जाता है और फिर उसकी सुनवाई होती है आगे, उस पर जिस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो ये उनके लिए भी बड़ी सीख है। वो सीख है, लेकिन समीर जी यहाँ तो देखिए लोअर कोर्ट से अपीलीय प्राधिकरण तक आता है और वहाँ से हाई कोर्ट तक आता है और हाई कोर्ट से भी पास कर दिया जाता है जी। और तब सुप्रीम कोर्ट आकर उस पर नोटिस इशू करता है, उस पर प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाता है। तो ये चल क्या रहा है, ये गंभीर सवाल है ना कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट को लेकर खासतौर से कि बहुत से हाई कोर्ट में पता नहीं क्या चलता रहता है, उसमें एक उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले में भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की थी कि भाई हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है पता नहीं चलता और उन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है। तो अगर हाई कोर्ट्स भी बेलगाम हैं और लोअर कोर्ट्स भी अगर बेलगाम है तो फिर कहीं ना कहीं तो इसका मतलब इस न्यायिक प्रक्रिया में कुछ लोचा है, तो ये बहस एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगी। तो जैसा आपने कहा कि भाई लोअर कोर्ट्स को भी सबक लेना चाहिए किस तरह के मुकदमे आए, लेकिन सवाल ये कि कैसे मुकदमे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे, लोअर कोर्ट्स कर लेते हैं। अब जैसे वो याचिका थी उन पर जमाम आती है, संभल पे आ गई, अजमेर शरीफ पे आ गई, बदायूं की जामा मस्जिद पे आ गई, याचिकाएं सब स्वीकार होंगी। जबकि वो धर्मस्थल विधेयक जो वो पारित है
तो कांग्रेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट की, ये धर्मस्थल विधेयक पारित है, तो इसमें कैसे लोअर कोर्ट्स इसको कर रहे हैं जी। और जिन जज साहब ने, सीजीआई साहब ने टिप्पणी की थी, मौखिक टिप्पणी, वो कह रहे हैं मेरी तो मौखिक टिप्पणी थी, इसको लोअर कोर्ट ने वो आदेश के तौर पर ले लिया। तो भाई आपने मौखिक टिप्पणी की क्यों थी? असल में मौखिक टिप्पणी समीर जी न्यायिक प्रक्रिया का अंग नहीं होती है, और जज साहिबान को मौखिक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। लेकिन मौखिक टिप्पणी कर दी जज साहिब ने बड़ी अदालत के, और छोटे अदालतों ने जज साहब की मौखिक टिप्पणी को सिद्धांत नजीर मान लिया कि ये तो कह चुके हैं तो अब स्वीकार कर लिया जाए। तो बहुत सारी जो प्रक्रिया का दिक्कतें हैं वो हैं। बहरहाल ये है कि जो इस तरीके के केसेस आते हैं तो उससे जो प्रक्रिया में लोचे हैं उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाने लगता है, फिर बिल्कुल जाने लगता है। लेकिन इस मामले में जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला जिस तरह से महाराष्ट्र में सैफ अली खान के घर मुंबई में हमला हुआ उनके ऊपर, और उसमें जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से उसमें कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि ये जिस तरह से बांग्लादेशी अभियुक्त को पकड़ने की बात आ रही है, तो बांग्लादेशी अभियुक्त मुंबई में जाकर इतना बड़ा अपराध वो कैसे कर लेता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में राज्य सरकार को तो घेरा ही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। क्या कहा है संजय राउत ने, सुनते हैं एक बार उन्हें। सैफ अली खान ने जो हमला किया उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बताया जा रहा है वो बांग्लादेशी है, तो पुलिस को देखिए कौन बता रहा है, भाजपा वाले, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको, तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है ना, तो लोगों को डराते हैं, लोगों के मन में भय निर्माण करते हैं। बांग्लादेशी से निपटने के लिए हम काफ़ी है, शुरुआत हमने की थी। भाजपा वाले तब हमको पार्लियामेंट में बोलने से रोक रहे थे बांग्लादेशी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएगी। किसकी सरकार थी उस वक्त? अब सैफ अली खान के बारे में बोल रहे हैं। 10 दिन पहले लव जिहाद बोल रहे थे। करीना कपूर और सैफ अली खान ने लव जिहाद है। अब आपको उसके ऊपर हमला होने के बाद बहुत प्यार आया है। उसका बेचारा बेटा है एक इनोसेंट, तैमूर उसका नाम रखा होगा। तो तैमूर के बारे में आपके लोग गलत सलत बोल रहे थे, बच्चा है उसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने जब तैमूर के बारे में जानकारी ली तो अब उनको तैमूर एक उनका प्रतीक बन गया प्रेम का। अरे ढोंगी लोग है बीजेपी के लोग, ये जाओ। तो बड़े आरोप लगा रहे हैं संजय राउत की ये सारी चीज़ें एक जानबूझकर हल्ला क्रिएट किया जा रहा है, चूंकि वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। और क्या जो कहा इन्होंने कि इस मामले को तो हमने उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया कि बांग्लादेश, उसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे, और अब बार बार ये कहा जा रहा है। तो अमलेंदु जी, जिस तरह से ये इस्तीफा मांग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का और कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से साजिश है, जानबूझकर इस मुद्दे को उठाकर एक तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन उसमें खुद ही फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बांग्लादेशी कैसे घुसकर भारत की सीमा पार कर आ रहे हैं और उसके बाद वो महाराष्ट्र के अंदर भी चले आ रहे हैं, मुंबई में इस तरह की वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों में अपने ही बुने हुए जाल में उलझती दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, देखिए, और ये जो संजय राउत कह रहे हैं बिल्कुल लोकसभा की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं शायद, और वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने उठाया, मतलब इन लोगों ने उठाया, शिवसेना ने उठाया बांग्लादेशी मुद्दा, तो सरकार ने इसको रोक दिया कि इस पर बात मत कीजिए, बांग्लादेश
से संबंध खराब हो जाएंगे। और आपको याद होगा समीर जी कि जब मोदी जी ने 55,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन बांग्लादेश को दे दी भारत की, और फिर जब वहाँ गए तो बड़े ढोल नगाड़े बजाए थे मोदी जी ने वहाँ जाकर, बांग्लादेश में जाकर बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ था बांग्लादेश में कि साहब 55,000 वर्ग किलोमीटर दे दी। तो जब आपने 55,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दी थी और आप यहाँ NRC करा चुके थे असम में, तो यहाँ से आपने जो जिनको बांग्लादेशी बताया था तो आपने उनको क्यों नहीं भेज दिया उस 55,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पे? आपने वो ज़मीन भी दे दी और बांग्लादेशी यहीं रह गए। तो भैया अगर आपको ज़मीन देनी थी तो ज़मीन के साथ वो बांग्लादेशी भी आप दे देते। तो लेकिन वो चूंकि चुनाव का मुद्दा बना रहे और आप चुनाव के मुद्दे पर करते रहे, और बांग्लादेशी घुस कैसे आ रहे हैं, यही सवाल संजय राउत कहना है। और इसीलिए अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी देश के अंदर घुस आए हैं तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री तो अमित शाह हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह के अंडर में है, तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल जो है संजय राउत कह रहे हैं, और इसीलिए अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये इस्तीफा मांग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। और इस मामले में जिस तरह से सैफ अली खान के हमलावर का संबंध बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है कि हमलावर बांग्लादेशी है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक तरह से उसको एक कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है कि जानबूझकर इस मामले को उठाया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार दोनों ही इस मामले में खुद ही उलझे हुए हैं। इस बीच उलझे हुए कई मामलों में दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार। बिहार की बात करें तो वहां अभी नीतीश कुमार और एलजेपी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि उधर एनडीए के एक और घटक दल ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि उनको कम से कम बिहार विधानसभा में 40 से 50 सीटें चाहिए, और ये उन्होंने एक मुद्दा रख दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा ये इसलिए है क्योंकि एक ऐसे समय पे जब एनडीए वहां पर बिखराव की स्थिति में दिख रहा है, नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाए हुए हैं और एलजेपी नेता चिराग पासवान का कभी कोई ठिकाना नहीं है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे, नीतीश के साथ जाएंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। बिहार में जिस तरह से एनडीए बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी उसकी स्थिति लगभग वही है। उसको देखते हुए ये बहुत एक परेशानी वाली स्थिति बनती जा रही है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ बिल्कुल समझिए, एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बनती चली जा रही है और एनडीए बिखरने के कगार पे है। बिहार पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे आपने बताया कि जीतन राम मांझी जो 40 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान 70 सीटें मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार और बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी? 10-10 पे क्या? जब सब कुछ इन्हीं को दे दिया जाएगा तो ये जो है, अच्छा अब दिल्ली में जो है वो हो सकता है दबाव बना रहे हो कि 40 का दबाव बनाएंगे तो 20-25 सीटें मिल जाएंगी। नहीं, अब 20-25 सीटें मिल जाए क्या हो जाए? अभी तो उनका एक भी विधायक नहीं है भाई। अगर कोई क्राइटेरिया होगा तो उस क्राइटेरिया होता है ना कि पिछले विधानसभा में आपका कैसा आपका रहा प्रदर्शन रहा, तो वो क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया में जाहिर बात है नीतीश कुमार का पल्ला भारी रहेगा। लेकिन बहरहाल ये उनका आपस का मसला है। लेकिन इधर जो समीर जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात कही, और उस मन की बात में उनके ऊपर ये साफ दबाव देखा गया कि जिस तरीके से अमित शाह ने संसद में खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, वो दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर वो कल की मन की बात में दिखाई पड़ा। कल मन की बात में नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में दिया हुआ भाषण का एक अंश सुनवाया, उनकी ओरिजिनल आवाज। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने, चूंकि अब ये ना हो कि चूंकि बाबा साहब का ही केवल दबाव आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और पहले राष्ट्रपति थे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी अंश सुनवाया। और उसी में खुराफात ये कर दी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सुनवा दिया, ताकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समकक्ष खड़ा किया जाए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि इरादतन नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात सुनवाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों के साथ में। तो ये कल का एक मसला था। तो इस पर आज जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो जो उनका जय बापू जय भीम जय संविधान रैली जो थी, जो पहले स्थगित हो गई थी चूंकि उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, तो वो जो है अब 26 दिसंबर 19 जे होगी, अब 27 जनवरी को महू में होगी। मतलब ये जो है हाँ, तो ये होगी। और फिर उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और 17 दिसंबर 2024 को संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर की गई अपनी क्रूर टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, ये उनका कहना है। तो ये अब साफ समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव किस तरीके से बढ़ रहा है डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का। और ये मसला बिहार में भी जो है वो एनडीए को छू रहा है और एनडीए में मतलब गड़बड़ देखी जा रही है।
जी बिल्कुल, एनडीए में गड़बड़ देखी जा रही है। और एक बात और भी है अमलेंदु जी, एनडीए के साथ साथ अगर हम इंडिया गठबंधन को देखें तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मिल्कीपुर चुनाव लड़ रही है और वहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, उसको कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। चूंकि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ रही है, उसको लेकर यह प्रचारित किया जाने लगा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। लेकिन खुद अखिलेश यादव इस बात को कह चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि वहां पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अयोध्या में। सुनते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, अजय राय, वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहां पर अकेले समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उसे है और इंडिया गठबंधन यहां चुनाव लड़ रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहां पे उनके साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ, और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहां लड़ाई हो रही है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को काउंटिंग। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जब इनसे मंत्री स्वतंत्र देव जी से पूछा गया कि प्रियंका जी और राहुल सर वहाँ पे कुंभ में जा रहे हैं तो उनका काम है, उनका कहना था कि वो आए, उनका तो स्वागत है, पानी तो कुछ साफ है, हम लोग तो नहा ही रहे हैं भाजपा के लोग उस पानी में, तो उनका भी स्वागत है, कुंभ किसी का नहीं है, वो आके नहा सकते हैं। तो वहां पर जितना भी स्नान करने वाले हैं, जितने भी कुंभ में आ रहे हैं, वो पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग, तो वो हमारे। तो ये मिल्कीपुर सीट पर जो अयोध्या की है और बहुत ही चर्चित सीट है, चूंकि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से यानी फैजाबाद से जीत कर आए हैं वो मिल्कीपुर से ही विधायक थे और उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है 5 फरवरी को। उस पर एक साथ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन। लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है, और अब बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार और एलजेपी के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर अब दबाव बना रही है, तो वो उसके लिए एक सुखद स्थिति नहीं कही जाएगी। और अविनाश जी, इतनी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं जीतन राम मांझी, इसका मतलब उनको पता है कि बिहार में गठबंधन टूट गया है और इस दबाव में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार में जो गठबंधन के 5 सहयोगी हैं उसमें जीतन राम मांझी का आप ले लीजिए, चिराग पासवान को ले लीजिए। चिराग पासवान भी 70 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी 40 सीटों की डिमांड कर दी है। और वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई इतनी सीटें तो हमें देनी ही पड़ेंगी, हमारी इतनी औकात है। वो उन्होंने जो शब्द है वो औकात शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो बोले हैं कि बीजेपी ने हमको झारखंड में धोखा दिया, दिल्ली में हमको धोखा दिया, जिनकी जितनी औकात थी उस हिसाब से उनको सीटें दे दी। मतलब एक तरीके से उन्होंने चिराग पासवान पर भी टारगेट निशाने पर ले लिया है कि भाई आपकी औकात सिर्फ 1 सीट की थी, हमको तो वो भी नहीं मिली है, लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी औकात नहीं है, आपको भी 1 सीट बीजेपी ने दिल्ली में भी दी और 1 ही सीट आपको झारखंड में दी है। लेकिन वो बोले हैं कि यहाँ मतलब बिहार में हम अपनी औकात दिखाएंगे। तो उन्होंने 28 तारीख को एक जो पटना में गांधी मैदान है वहाँ उन्होंने रैली बुला रखी है। वो बोले हैं कि कम से कम 3 लाख लोगों की भीड़ जुटाएंगे हम और एनडीए को अपनी औकात बताएंगे कि भाई जीतन राम मांझी में कितनी ताकत है। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने ये बोला है कि हमारी औकात एनडीए ने हमको दिखा दी है दिल्ली में, तो एक तरीके से उन्होंने अपने वोटरों को भी मैसेज दे दिया है कि भाई हम एनडीए के साथ बिहार में हैं, दिल्ली में नहीं है, तो आप हमारा चेहरा देखकर इनको वोट भी मत दे देना। तो सीधी सी बात जीतन राम मांझी ने इशारा तो कर दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो बगावत कर देंगे। और चिराग पासवान के लिए तो अब जैसे शुरुआत से ही चल रहा है कि जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, शुरुआत 1 महीने पहले के उनके जो बयान थे और आज के बयान देख लीजिएगा। अब वो 70 सीटों की भी डिमांड उधर से भी हो गई है। जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी इस तरीके से नीतीश कुमार 150 सीट मांगी रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि जितनी सीटें हैं आधी सीट पर जेडीयू लड़ेगा, यानी 243 सीटें हैं तो 122 सीटें वो जेडीयू के लिए मांग रहे हैं और बीजेपी से कह रहे हैं कि आप 121 सीटें बचती हैं वो आप रख लीजिएगा और जितने सहयोगी हैं उनमें उसका बंटवारा कर दीजिएगा। तो मतलब 121 में ही बीजेपी को चिराग पासवान को भी देनी है। 70 सीट यदि चिराग पासवान को दे देते हैं, 40 सीट मांझी को दे देते हैं, तो बीजेपी के पास बचेगा क्या? कि क्या बीजेपी सिर्फ सीट बांटने के बाद सिर्फ प्रचार करने के लिए पार्टी रह जाएगी? तो जाहिर सी बात है जो 5 बीजेपी एक तरफ वो सपना देख रही कि इस बार वो अकेले दम पर वहां सरकार बना ले।
हाँ नहीं, सपना तो वो हर जगह ही देख रहे हैं वो कि भाई एक बार उनका महाराष्ट्र में जो प्रयोग था वो सफल हो गया है। अब वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का प्रयोग वो हर जगह ही दोहरा दें। लेकिन महाराष्ट्र मामला अलग है और जो बिहार का मामला है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास शुरुआत से कोई विकल्प नहीं था कि भाई जिस गठबंधन को वो छोड़कर आए थे उस गठबंधन में तो उनकी वापसी होनी ही नहीं थी। लेकिन आप नीतीश कुमार के लिए ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कभी कमी नहीं होती है। वो आज की तारीख में भी यदि लालू यादव के साथ जाना चाहें तो लालू यादव जी ने तो बोल ही दिया है कि भाई हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। राहुल गांधी भी एक तरीके से दरवाजा खुला ही छोड़कर आए हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले नहीं किए, बस खाली एक जातिगत जनगणना को लेकर एक उनका कमेंट राहुल गांधी का हुआ है। उसके अलावा राहुल गांधी नीतीश कुमार पर ज़्यादा नहीं बोले। राहुल गांधी के जो निशाने पर थी वो आरएसएस और बीजेपी रही है। तो नीतीश कुमार के लिए तो भाई वैसे भी ये कहा जाता है वो सेकुलर नेता है, बीजेपी की जो नीति है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। और आपको ही पता है कि अभी जब गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली थी तो नीतीश के दबाव में बीजेपी को उस यात्रा को गिरिराज सिंह की निजी यात्रा बताना पड़ गया था। तो नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कमी नहीं है, विकल्पों की कमी बीजेपी के पास नहीं है। क्योंकि यदि नीतीश कुमार चले जाते हैं तो बीजेपी को वहाँ कोई बड़ा गठबंधन सहयोगी नहीं मिलेगा। और जिस तरीके का बयान मांझी का आया है कि मांझी के टारगेट पर खाली बीजेपी नहीं, मांझी के टारगेट पर चिराग पासवान भी है, क्योंकि दोनों इस समय एनडीए के साथ में है और दोनों ही दलितों की राजनीति करते हैं और एक दूसरे से अपने आप को बड़ा नेता बताते हैं। तो पहले चिराग पासवान की तरफ से 70 सीटों की डिमांड नहीं आ रही थी, तब यह कहा जा रहा था कि वो 50 सीटों पर मान जाएंगे। लेकिन जैसे ही मांझी ने 40 सीटों की डिमांड की, उन्होंने अपनी 50 सीटों की डिमांड बढ़ा के 70 की कर दी। तो जाहिर सी और जब सबसे बड़ी बात तो ये मांझी का जिस तरीके का बयान शुरू हो गया है, उनका कहना वो सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमको आपने धोखा दिया है, लेकिन ये धोखा हम बिहार में नहीं खाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब आप आगे देखिएगा, अभी तो 10 महीने का टाइम है, लेकिन जिस तरीके से दिलीप जायसवाल बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सीटों का जो बंटवारे का फॉर्मूला है वो तय हो गया है, और यदि वो तय हो गया है तो मान के चलिएगा कि मांझी को 20 तो क्या वो 10 सीट भी देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा कि जो बिहार में एनडीए इस समय जो संकेत मिलने बिखरने के, अभी पशुपति पारस तो निकल ही गए हैं, बाकी के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी निकलने वाले हैं। और नीतीश के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनकी डिमांड नहीं मानी, मतलब सीएम पद का उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, तो नीतीश कुमार भी पाला बदल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा पूरे एनडीए को देखा जाए, एनडीए और इंडिया गठबंधन को, तो किस तरह से, जैसे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अजय राय साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में, उसके अलावा भी इंडिया गठबंधन हर जगह एकजुटता के साथ दिखाई पड़ रहा है। एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र में अभी तक सरकार बनने के बावजूद वहां पर उथल पुथल वाली स्थिति बनी हुई है, बिहार हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये दोनों अगर गठबंधनों को देखें तो किस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, मजबूती से कौन टिका हुआ है और कहां बिखराव वाली स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं? देखो, जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं, तो उनके बीच में पहले से ही समझौता था कि जहां दो क्षेत्रीय पार्टियां बराबर की ताकत में और दोनों पार्टियां सत्ता की लड़ाई में, तो वहां पर जरूरी नहीं गठबंधन हो। हमने पंजाब में जैसे देखा, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई में उतरी थी मैदान में, और हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। अगर ये गठबंधन वहां कर लेते दोनों लोग तो दोनों को ही नुकसान हो जाता, जाहिर सी बात है, फिर वहां बीजेपी के लिए एक स्पेस खुल जाता। तो भाई जब आप केरल में भी आप देख लीजिए, लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, और यदि उन्हें जरूरत होगी तो गठबंधन बाकी जगह, केरल में चुनाव आमने सामने लड़ा, लेकिन आप तमिलनाडु में आए तो उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ लिया। कि जाहिर सी बात है, जहां बराबर का दोनों पार्टी के पास आधार है और जहां बीजेपी के पास में एक तरीके से मान के चलिए मुख्य लड़ाई में बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है या बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, तो वहां पर ये गठबंधन नहीं होते हैं। और उसी तरह से जैसे दिल्ली का मामला आप ले लें, तो दिल्ली में जाहिर सी बात है कांग्रेस की भी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले 15 साल तक तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। कि आप एनडीए की भी बात कर लीजिएगा तो अजित पवार ने भी 30 कैंडिडेट उतार रखे हैं, तो गठबंधन तो वहां पर भी नहीं है। लेकिन बाकी जगह जहां जरूरत है, जैसे आपने यूपी का नाम लिया, यूपी में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है और कांग्रेस ने उस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी यूपी में जो उपचुनाव हुए थे वहां पर भी कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया था। तो एनडीए के अंदर हर जगह जहां जरूरत है वहां गठबंधन हो रहा है। अब जैसे देख लीजिएगा, अभी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया वहां स्टार्ट हो गई है। तो मेयर चुनाव में अब दिल्ली में तो आमने सामने लड़ रहे हैं, पंजाब में आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि गठबंधन नहीं करेंगे तो मेयर चुनाव में फिर वो बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि जो अभी दलगत स्थिति जो वहां बनी हुई है इस समय, जो प्रेजेंट टाइम में, उसमें बीजेपी के पास में 15 पार्षद हैं, कुल 36 टोटल पार्षदों का, मतलब टोटल पार्षद हैं, और आपको 17 पार्षदों का समर्थन चाहिए।
बीजेपी के पास में इस समय 15 पार्षदों का समर्थन है, आम आदमी पार्टी के पास में 13 है और कांग्रेस के पास में 7 है। कांग्रेस का एक सांसद है, तो ये मिलकर संख्या हो जाती है 8। अब अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये मान के चलिएगा कि बीजेपी के पास 15 है, आम आदमी पार्टी के पास 13 मिलेंगे, कांग्रेस को 8 मिलेंगे। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस तीसरे नंबर पर आएगी, आम आदमी पार्टी दूसरे पर आएगी और बीजेपी का वहां मेयर बन जाएगा, डिप्टी मेयर भी बन जाएगा। जब वहाँ मसीह जैसे अगर चुनाव अधिकारी होंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, यदि मसीह जैसे चुनाव अधिकारी होते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन भी कर लेगी ना, तब भी जो जिसे जिताना है फिर वो चुनाव वही जीतेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट पिछली बार यदि सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं होता तो मतलब 8 वोट ज्यादा लेने के बाद भी चुनाव हार गए थे, तो कंडीशन वही बन जाएगी। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को डांट लगाई थी, एक फटकार लगाई थी, तो उसके बाद इस तरीके की बेईमानी तो वहाँ नहीं होगी। यदि जो भी कुछ होना है वो बैलेट पेपर पर ही होना है, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से होना है वहाँ पर। तो क्योंकि बीजेपी के पास पार्षदों की संख्या आम आदमी पार्टी से ज़्यादा है, अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, तो इसीलिए वहाँ गठबंधन हो गया है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तो अभी मजबूती से बना हुआ है, रणनीतिक तरीके से वो अब राज्यों में अपना जो गठबंधन है वो कर रखा है, जारी रखे हुए है, लेकिन मजबूत है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो एक पैन इंडिया लेवल पर उसकी मजबूती साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन एनडीए गठबंधन बिखरा हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, एनडीए गठबंधन सिर्फ आप मान के चलिएगा कि जहां सत्ता है सिर्फ सत्ता ही उसको एकजुट किए हुए है, जिस जगह सत्ता नहीं है वहां वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। आप महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए, सरकार है लेकिन 3 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। अभी सरकार बनी हुई एक डेढ़ महीना हुआ है, 16 तारीख को शपथ मतलब मंत्रियों ने शपथ ली, 21-22 तारीख को उनको विभागों को बंटवारा हुआ है। अभी विभागों का बंटवारा हुए 1 महीने भी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वहां कंडीशन ये हो गई है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे से नाराज चल रही हैं। शिवसेना फडणवीस पर आरोप लगाती है, बीजेपी के जो विधायक हैं वो एनसीपी के जो मंत्री हैं उन पर आरोप लगाते हैं, और एनसीपी बीजेपी और शिवसेना पर आरोप लगा रही है। तो इस तरीके से सरकार सिर्फ सरकार के नाम पर वे लोग एकजुट हुए हैं, लेकिन विचारधारा के स्तर पर तीनों की विचारधारा क्या है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन आप इंडिया गठबंधन की आप बात करें तो आप देखिए इस तरीके के वहां विचारधारा के स्तर पर कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चल रहा है। जहां जरूरत है वहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां जरूरत नहीं है वहां पर वो आमने सामने की लड़ाई। तो ये एक रणनीतिक एक स्थिति देखी जा सकती है कि इंडिया गठबंधन किस तरह से राज्यों में गठबंधन किए हुए है, और जहां जरूरत है वहां आमने सामने की लड़ाई भी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में बिखराव की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है। और अब बिहार में जो नीतीश कुमार और एलजेपी की स्थिति अभी तक एक एनडीए से अलग होने की दिखाई पड़ रही थी, सीधे तौर पर अब जीतन राम मांझी भी उसमें कूद पड़े हैं, और सबसे बड़ी शर्त लेकर वो कूदे हुए हैं कि अगर उसको कम आधी भी मानी जाए या दबाव बनाया जाए, चूंकि वो स्थिति देख रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो किस तरह से उसके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना रही हैं। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है इस समय गठबंधन की, घटक दलों की। और महाराष्ट्र में सैफ अली खान के घर पर मुंबई में जिस तरह से हमला हुआ है, उस मामले में अपने सहयोगी दलों के निशाने पर भी वहां की राज्य सरकार है, इसलिए क्योंकि गृह मंत्रालय वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस में सीधे सीधे निशाने पर हैं, और संजय राउत जो कह रहे हैं वो संजय राउत तो देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अमित शाह को भी निशाने पर ले रहे हैं। और संजय राउत का आरोप यह है कि चूंकि मुंबई नगर पालिका के चुनाव आने हैं, तो इसलिए जो है ये डर जो है पैदा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी आ गए, कि फला आ गए, कि फला आ गए। और वो सवाल करने की अगर बांग्लादेशी आ गए तो इसमें कैसे आ गए, इसमें फेल्योर किसका है? तो अमित शाह का फेल्योर है तो इस्तीफा दें हमें, अमित शाह फिर उनका फेल्योर है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं। इधर जो मोहन भागवत ने जो टिप्पणी की थी देश की आज़ादी को लेकर समीर जी, उसके खिलाफ कल नागपुर में जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानुचिव, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से चड्डियां जलाई हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने लिखा भी है अपने जो उस पे ट्विटर पे कि आरएसएस की नफरती चड्डियों में लगाई आग। आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर के पास प्रदर्शन के दौरान आज प्रतीकात्मक तौर में हमने उन नफरती चड्डियों में आग लगाई है जो दशकों से देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। आज़ादी के वीरों का अपमान करने वाले नफरती मोहन भागवत को माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, उदय भानुचिव। ये है तो ये वहाँ प्रदर्शन हुआ है। तो यानी अब एक तरह से देखा जाए तो मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी तक और नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ये कई स्तरों पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में टूट होती हुई दिखाई पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हुई है, और वो ये हुई है कि रांची में जो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा था, जिसमें उन्होंने अमित शाह को जो था ये आरोप है कि उन्होंने हत्या का आरोपी बताया था, उस पर एक भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने जो मानहानि का
मुकदमा दायर किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है प्रोसीडिंग पर और सरकार को, याचिकाकर्ता को नोटिस इशू किए हैं। जी, और अमलेंदु जी, जब भी आप ये जो बात कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों पर घिरी है और उसके सहयोगी दल उस पर जो दबाव बना रहे हैं, तो उसमें मोहन भागवत की ये जो टिप्पणी है, खासकर उन्होंने पिछले दिनों में जो टिप्पणी की और दूसरे जो वास्तविक आज़ादी की बात जो उन्होंने की वो टिप्पणी, और गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, इस मामले में खास तौर पर वो निशाने पर है और सहयोगी दल भी इसी वजह से उस पर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि उनको ये पता है कि अगर इस दबाव के आगे बीजेपी झुक जाती है तो ठीक है, अन्यथा वो भारतीय जनता पार्टी से यानी एनडीए से अलग होने का एक अच्छा खासा उनके पास बहाना मिल जाएगा, वजह मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये एक तरह से देखा जाए अमित शाह के बाद मोहन भागवत ने ये अवसर जो है वो एनडीए घटक दलों को मुहैया करा दिया है कि वो बीजेपी से नाता तोड़ लें। तो अब अगर बीजेपी से एनडीए के घटक दल नाता तोड़ते हैं तो उसमें 2-3 बातें जो प्रमुख होंगी वो यही होंगी कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, अमित शाह ने देश की आज़ादी को झूठी आज़ादी बताया, ये उन्होंने मोहन भागवत ने, ये सारे मुद्दे उसमें शामिल होंगे तो सरकार संकट में दिखाई पड़ सकती है। जी बिल्कुल, और अमलेंदु जी, इसमें ये इस खबर की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है जो उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की सौदेबाजी हो रही थी। कैसे, क्या है ये मामला, लेकिन बहुत सारे सवाल उठा रहा है। जिस तरह से जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो कहा गया कि इसको भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए है, तमाम दावे किए गए थे, लेकिन 100 करोड़ रुपए की डील हो रही है, वो भी कैश में हो रही है, अपने आप में बड़ी घटना है। क्या है इसकी पूरी जानकारी इसके बारे में? इसके बारे में जानकारी समीर जी ये है कि पंजाब उसका अंडमान निकोबार का उपराज्यपाल बनाने के लिए एक डील हुई 100 करोड़ की, और 100 करोड़ में से 30 करोड़ जो थे वो एडवांस में दिए जाने थे, और एडवांस में दिए जाने थे उसमें से 10 करोड़ 46 लाख रुपया जो था, जो आरोपी है उसको पहुंच भी गए। जब ये जो डील करा रहा था, जिसके पास पैसा पहुंचना था, हाँ जिसके पास पैसा पहुंचना था उसके पास पहुंच गए 10 करोड़ 46 लाख, आप समझिए उसके पास पहुंच गए। जब ये भनक लगी तो वहाँ जो पंजाब की पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां हैं वो सख्त में आ गई और उन्होंने फिर इसकी जांच शुरू की। तो ये मामला जो था वो पहुंचा अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए लेकर उपराज्यपाल का पद दिलाने का झांसा देने वाले आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब उसकी गिरफ्तारी होगी, उसने अग्रिम याचिका दायर की, इसको लेकर खारिज कर दिया है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद भारतीय संविधान के तहत हर राज्य में सर्वोच्च है। दुर्भाग्यवश शिकायतकर्ता सुरेंद्र मलिक ने सोचा कि पैसे देकर उन्हें यह पद मिल सकता है। सुरेंद्र मलिक हैं जिन्होंने किया था, वो खुद पहुंचे कि 10 करोड़ उन्होंने दे दिया है, तो ये मिल सकता है, जो इस बात का प्रतीक है कि पैसे की ताकत और सही व्यक्ति को ढूंढकर लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यदि आरोपित दलवीर सिंह को जमानत दे दी जाती है तो वह भारत के लोगों को बहुत नकारात्मक संदेश देगा, इसलिए आरोपित व्यक्ति जमानत का हकदार नहीं है। ये जो है हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की। इस पर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और शायद महासचिव भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट किया है समीर जी, और वो ट्वीट आप बता सकते हैं कि क्या है? जी बिल्कुल, उस ट्वीट को देखते हैं, हम स्क्रीन पर लाते हैं। और उन्होंने ट्वीट किया है, इसको लेकर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाया है रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने लिखा है कि देश की संपत्ति और संसाधन निजी हाथों में बेचने वाले अब उपराज्यपाल का संवैधानिक पद बेचने पर आ गए हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल पद का सौदा कुल 100 करोड़ रुपए में तय होने और रकम के लेन देन की शर्मनाक घटना देश के सामने है। इस संवैधानिक पद की सौदेबाजी के लिए 100 करोड़ में से 30 करोड़ की राशि पहले देनी थी, जिसमें से 10 करोड़ 46 लाख की पेमेंट हो गई। अगर यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने नहीं आता तो 100 करोड़ के पेमेंट पर संवैधानिक पद की नीलामी भी पूरी हो जाती। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि यह 100 करोड़ रुपए की रकम किसके झोली में आनी थी, और ऐसी सौदेबाजी से संवैधानिक और सरकारी पदों के कुल कितने लाभार्थी अब तक बने हैं, बड़ा सवाल उठाया है। और चूंकि इस मामले में तो ये ऐसा लग रहा है कि पहला मामला है कि उपराज्यपाल के लिए लिया जा रहा हो, लेकिन बहुत से ऐसे पद हैं, वाइस चांसलर्स के पद हैं, तमाम और संवैधानिक संस्थाओं के पद हैं, सरकारी बहुत सारे पद हैं, उनके बारे में तो साफ तौर पर ये बातें कही जाती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ये सौदेबाजी हो रही है तो इसका कनेक्शन ऊपर से भी, यानी ऊपर पदों पर बैठे हुए लोगों से भी निश्चित तौर पर है। कोई व्यक्ति ऐसे अकेले जाकर 100 करोड़ रुपए की सौदेबाजी नहीं कर लेगा, और वो भी ये कि वो बना रहा है, उपराज्यपाल बना रहा है, जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के कार्यालय से तय होती हैं जो चीजें।
एक शेर है समीर जी कि अंधेरों ने हमारे अंजुमन की आबरू रख ली, न जाने कितने चेहरे रोशनी में आ गए होते। तो अंधेरों में बहुत से चेहरे छिपे हुए हैं। एक तो ये एक चेहरा आ गया सामने रोशनी में, लेकिन सवाल ये है कि जो सामने नहीं आया, चूंकि यहाँ तो पीड़ित व्यक्ति जो था वो हाईकोर्ट पहुंच गया कि हम उससे 10 करोड़ 46 लाख रुपए ले लिए एडवांस, और नहीं बनाया है उपराज्यपाल। उसको लग गया होगा कि शायद अब ना बन पाए, क्योंकि बनने की उम्मीद रही होती तो ना जाता वो कोर्ट में। नहीं जाता, बनना तो 100 करोड़ देकर बन ही जाता। तो अब ये जितने बने हुए इनमें से कितने जो 100 करोड़ 200 करोड़ देकर बने हैं या कितने करोड़ देकर बने हैं, हमें नहीं मालूम कितने करोड़ देकर बने हैं। लेकिन चूंकि एक मामला आया और हाईकोर्ट पहुंचा और वहां से मामला खुला कि इस तरीके के मामले भी चल रहे हैं, तो ये सामने आ गया है। तो जो मामले छिपे हुए हैं उन मामलों की क्या कहा जाए कि किस तरीके के मामले हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और कई ऐसे पद हैं, खासतौर पर राज्यसभा सदस्यों के बारे में तो अक्सर इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर इस तरह से नियुक्ति की जा रही है, अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है। और जो कहा रणदीप सुरजेवाला ने कि हाई कोर्ट में यह मामला चूंकि आ गया इसलिए पता चल गया, अन्यथा न जाने कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं पर्दे के पीछे, नहीं पता चल पाता। तो बहुत ही गंभीर मसला है, और गंभीर मसला इस वजह से भी है कि जिस तरह से नोटबंदी लागू की गई थी और कहा गया था कि इससे आतंकवाद, नक्सलवाद और जो व्यवस्था है पूरी वो पारदर्शी हो जाएगी, कैश का लेन देन बंद हो जाएगा। सारी डील तो कैश में ही हो रही है, कहां से बंद हो गया? और 100 करोड़ की डील अगर कैश में हो रही है तो अपने आप में बहुत गंभीर मसला है ये। हाँ बिल्कुल मसला है समीर। जो नोटबंदी के दौरान जिस तरीके से वो वीडियो तमाम वायरल होते थे कि साहब भाजपा नेता की गाड़ी में 2-2 हज़ार के नोट की गड्डियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये सब क्या बताया जाता है कि नोटबंदी कैसी सफल थी? तो भाई नोटबंदी आपने कर दी थी, काला धन खत्म हो गया था, आतंकवाद खत्म हो गया था, चूंकि पुराने नोटों की वजह से था। तो नई आप नोटबंदी लेकर आ गए, तो ये कहाँ से सब नोट निकल कर आ रहे हैं? 10 करोड़ 46 लाख रुपया अगर कैश में चला जा रहा है तो ये समझा जा सकता है। यानी 100 करोड़ की डील होती, 100 करोड़ जाता, वो तो पहले उनकी समझ में आ गया गोयल साहब की नहीं बन सकते। उपराज्यपाल ये आदमी घुमा रहा है शायद, या वो सीधी बात नहीं कर चाहते होंगे, सीधी बात हो जाए, आश्वस्त होना चाहते होंगे, जो भी रहा हो भाई, वो प्रक्रियागत एक मसला है, जांच में वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये चीज़ खुलकर सामने आ गई कि एक तो नोटबंदी फर्जी बात थी, अब कोई नोटबंदी की बात नहीं करता है किसी भी तरीके से। और जिस तरीके से मामला सामने आया, तो ये मामला जो है ये बताता है कि ऊपर जो मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो खाऊंगा का तो पता नहीं, लेकिन ना खाने दूंगा वाले जो हैं वो खूब जमकर खा रहे हैं और कैश में खा रहे हैं। 10 करोड़ 46 लाख तो कैश में खा गए। और बिल्कुल, और ये भी बात है अमलेंदु जी कि 100 करोड़ रुपए अगर इन पदों के लिए दिए जा रहे हैं, तो सतपाल मलिक याद आते हैं कि कैसे उनको, जब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, किस तरह से उनको रिश्वत की पेशकश की गई थी। बहुत ये मसला उठा, लेकिन बार बार इस मसले को दबाने की कोशिश होती है। लेकिन सतपाल मलिक हमेशा इस बात को दोहराते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पूरे प्रमाण हैं इन सारी चीज़ों के। ये दिखा रहा है कि इन पदों पर बैठे हुए लोग अगर इतना पैसा देकर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। और इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो हाई कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है वो यही कहा है कि इस तरीके के लोग अगर आ गए हैं और इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो बहुत सम्मानित पद है, और ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। खराब संदेश जाएगा कि इसको अग्रिम जमानत दे दी जाएगी, ये हाई कोर्ट ने कहा है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो समीर जी ये कि जब तक सरकार में बैठे हुए लोग, अगर सरकार में ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं तो नीचे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अब वो बताया गया था साहब, वो वहाँ का वो पटेल जो था गुजरात का, जो था वो जम्मू कश्मीर में घूम रहा था, तमाम सुविधाएं लेकर, तमाम सुविधाएं लेकर। तो भाई ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्यों आ रही हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के समय में। तो बहुत सारे सवाल उठाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी यही सवाल उठाए कि ये एक मामला तो सामने आ गया, लेकिन ये सब जो है ये बताता है कि केंद्र सरकार में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। और भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और वहाँ ऐसे ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए डील हो रही है, सौदेबाजी हो रही है कि 100 करोड़ रुपए में उपराज्यपाल के पद की डील हो रही है। और ये मामला अगर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं आया होता तो शायद पता भी न लगता। बहुत गंभीर आरोप है, और जो पारदर्शिता का दावा करती है सरकार, उस पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो सरकार को, केंद्र सरकार को संकट में डालने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दों पर सरकार फंसी हुई है। अल्पमत की सरकार जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के दबाव के आगे झुक रही है, उससे इस सरकार के भविष्य को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार विपक्षी नेताओं को किसी भी तरह से परेशान करने का या उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।
राहुल गांधी के खिलाफ फिर से एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन एक ऐसे ही मामले में जो 2019 का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है। तो इन तमाम खबरों के लिए और इन पर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।